हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ समकालीन भारत का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो जलवायु। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मासिनराम। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो अगर आप उत्तर साइड से आते हैं, ठीक है, यानी कि भारत की उत्तर साइड से आते हैं, तो आपको पता होगा उसे कहते हैं लू। ठीक है, जो गर्मियों में जो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं दिन के टाइम पे, उन्हें हम लू कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पश्चिमी विक्षोभ। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जून के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आपको पता है गर्म दिन होती हैं एवं ठंडी रातें होती हैं। ठीक है, दिन के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जबकि रात के टाइम पे बहुत घट जाता है। उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला आप लिखेंगे अक्षांश, फिर दूसरा है आपका ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब एवं पवन, फिर है ऊपरी वायु परिसंचरण यानी कि जेट वायु धाराएं, फिर है पश्चिमी विक्षोभ व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, फिर है एल नीनो, फिर है दक्षिणी दोलन। उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु मिलती है, परंतु मुख्य रूप से भारत मानसून पवनों के प्रभावाधीन है और यह मानसून व्यवस्था दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी देशों से भारत को जोड़ती है। इस प्रकार मानसून पवनों के प्रभाव के कारण देश में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखो, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, भारत के पश्चिमी भाग थार मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ दिन व रात के तापमान में बहुत अंतर मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है दिन और रात के टेम्परेचर में। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, जबकि उसी रात यह नीचे गिर जाता है और 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। उसके बाद है, अतः मरुस्थलीय भाग दिन के समय अधिक गर्म हो जाते हैं तथा रात के समय उतने ही ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ठंडे हो जाते हैं रात के टाइम पे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो वो कौन सी पवनें हैं जिनके कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो आप लिखेंगे पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, इनके कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। फिर है जेट धाराएं क्या हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, जेट प्रवाह पृथ्वी तल से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल में कुछ 100 किलोमीटर, ठीक है, कुछ 100 किलोमीटर चौड़ाई में और कुछ किलोमीटर गहराई पट्टी में चलने वाली तीव्र पवनें होती हैं। ठीक है, अब इनकी गति कितनी होती है, 180 से लेकर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी स्पीड होती है। अर्थात उत्तरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनें जेट वायु धाराएं कहलाती हैं। हिमालय श्रेणियों के दक्षिण में चलने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट वायुधारा शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाती है। इसके कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है और इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय जेट वायुधारा के कारण प्रायद्वीपीय भागों में ठंडी जेट वायुधारा विकसित होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के अचानक आने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, मानसून को परिभाषित कीजिए। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, अर्थात यानी कि इसका अर्थ है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की मात्रा में परिवर्तन आ जाना। ठीक है, ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से
स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। मानसून में आर्द्र तथा शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, अर्थात मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है और इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। अतः वर्षा ऋतु के दौरान बीच बीच में वर्षा का न होना ही मानसून में विराम कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि मानसून में विराम और मानसून क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा अनेक त्योहार, ठीक है, उनके त्योहार जो होते हैं, उत्सव, सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। सेकंड पॉइंट आप देखो, जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, तमिलनाडु तक, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक और समस्त भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आने का इंतजार करते हैं। अगला आप पॉइंट लिखोगे, मानसून का आना, समय पर आना या देर से आना या जल्दी चले जाना या एक लंबी अवधि के लिए गायब हो जाना, सभी तो यानी कि सभी इसमें क्या होते हैं, भारतीय जनजीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसको कट कर दें आप इसको। ठीक है, सभी, ये सभी चीज़ें संपूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती हैं। अगला है आपका, ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी पवनों की दूसरी शाखा उत्तर पश्चिम की ओर गंगा घाटी व हिमालय की श्रेणियों के साथ साथ आगे बढ़ती हुई भारी वर्षा करती है। आगे आप लिखेंगे, ये पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं वैसे वैसे आर्द्रता कम होती जाती है और इनकी वर्षा करने की शक्ति कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, पूर्व पश्चिम वर्षा की मात्रा कोलकाता 125 किलोमीटर और पटना में 110 सेंटीमीटर, वाराणसी में 85 सेंटीमीटर और लखनऊ में 70 सेंटीमीटर और दिल्ली में 50 सेंटीमीटर है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब उसके बाद आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, कारण बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन स्थलीय व जलीय भागों के वायुदाब में परिवर्तन के कारण होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब होता है और इस क्षेत्र की शीत व शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर से बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर यानी कि ऊपर जो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण इस ऋतु में वायु की दिशा एकदम पूरी तरह पलट जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए और विषुवत वृत्त को पार कर निम्न दाब की ओर बहने लगती है और इन दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है। उसके बाद आप देखो, अगला प्रश्न आपके पास, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो इसका आपको कारण बताना है। तो अब आप देखो, भारत में अधिकांश वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है और भारत में मानसून का समय यानी कि वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, अब आपको ये भी याद कर लेना है यहाँ पर कि भारत में जो मानसून का समय है वो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक होता है। भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा होती है और ये पवनें समुद्र की ओर से आती हैं, इसलिए आर्द्रता से लदी हुई होती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। भारत में पर्वतों से टकराकर ये खूब वर्षा करती हैं, लेकिन शीत ऋतु में ये पवनें स्थल के समुद्र की ओर चलती हैं और आर्द्रता से रहित होती हैं। ठीक है, अतः वर्षा नहीं होती और यही कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा जून से सितंबर कुछ ही महीनों में होती है। अगला प्रश्न आप देखो, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका भी आपको कारण बताना है। ठीक है, आप देखो, संपूर्ण भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी पवनें चलती हैं और ये पवनें पूर्वी तट पर पहुंचने से पहले बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं और यानी कि गुजरती हैं तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, और पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद इन्हें ऊपर उठना पड़ता है, जिससे पूर्वी तट पर वर्षा होती है और इसी कारण से तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में काफ़ी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी तट से के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। तो इसका कारण अब आप देखो। ठीक है, अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में जो तापमान होता है वो तेजी से गिरने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप इन भागों में उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित होता है। ठीक है,
जहां से निम्न वायुदाब द्रोणी धीरे धीरे खिसककर नवंबर तक बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है और इस अवधि में अंडमान सागर में पुनः चक्रवात बनने लगते हैं और ये चक्रवात प्रायः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। अतः यही कारण है कि भारत के पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते रहते हैं। अगला प्रश्न आप देखो, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो अब आप देखो इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका उत्तर आप लिखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की अरब सागर की शाखा पश्चिम घाट के ये देखो पवनाभिमुख ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर भारी वर्षा करती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट से पूर्वी ढलानों पर नीचे उतरते समय इनमें क्या होता है, ठीक है, समय में इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अतः ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल की ओर स्थित हैं, इसलिए ये क्षेत्र वर्षा ऋतु में भी कम वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। इन क्षेत्रों को वर्षा ऋतु में भी कम वर्षा प्राप्त होती है तथा अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, यानी कि दूसरों के मुकाबले इनमें थोड़ा सूखापन होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भारत की जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह प्रादेशिक विभिन्नताएं वायु, तापमान, वर्षा, शुष्कता एवं आर्द्रता के रूप में पाई जाती हैं। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच इन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं और इन विभिन्नताओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट करके आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ भागों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसी ऋतु में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आगे आप लिखोगे सेकंड पॉइंट, दिसंबर के महीने में रात के समय द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम आपको पता है बहुत नीचे है, ठीक है, तमिल में है, यानी कि बिल्कुल नीचे साउथ में यह 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और भारत में वर्षा की मात्रा एवं वितरण में ऋतु के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। आगे आप लिखेंगे देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अगला प्रश्न है आपका मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो अब इसमें आप देखो आप क्या लिखेंगे, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या के लिए निम्न बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्थल तथा जल के असमान रूप से गर्म तथा ठंडा होने की प्रक्रिया के कारण भारत के स्थलीय भागों पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। इसके विपरीत सागरीय भागों पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अगला आप देखो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ दक्षिण भागों में खिसक कर गंगा के मैदान की ओर स्थापित हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर हिंद महासागर पर स्थापित उच्च वायुदाब क्षेत्र भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की उत्पत्ति में सहायक होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार अधिक तापमान से गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। अगला आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न आप देखो 7वां प्रश्न आपका शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। तो अब आप देखो इसकी अवधि आप लिखोगे उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। तापमान कैसा रहता है, तो अब आप देखो पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कुछ ऊंचे स्थानों पर पाला भी पड़ता है, ठीक है। अब पाला आपको पता होगा जो बारिश होती है उसमें बारिश की जो बूंदें हैं वो बिल्कुल ठोस बर्फ के रूप में गिरती हैं, ठीक है। पवनें इस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क होता है। वायुदाब कैसा होता है, तो आप लिखो देश के उत्तरी भागों में
उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है और दक्षिणी भागों में हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वर्षा किस प्रकार की होती है? तो इस ऋतु में देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा वर्षा होती है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों द्वारा वर्षा होती है। विशेषताएं आप देखो इसकी, इस ऋतु में दिसंबर तथा जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट आप लिखोगे दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। अगला है आपका उत्तरी भागों में तुषारपात, ठीक है, तुषारपात होता है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण मौसम शुष्क रहता है। सिक्स पॉइंट आपका इस ऋतु में असमान प्रायः आसमान जो होता है वो प्रायः स्वच्छ रहता है। आगे आप लिखोगे यहाँ पर इस ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा वर्षा होती है। अगला पॉइंट है आपका प्राय द्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। अब इसके बाद आप देखो प्रश्न 8 है आपका भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। तो पहला आगे आप स्टार्ट करेंगे, आप इसे लिखना, मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती, कुछ देर वर्षा होने के पश्चात शुष्क दौर आता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय भागों में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें परिवर्तन होने से वर्षा की मात्रा तथा उसके वितरण में परिवर्तन आ जाता है। पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी मैदान में एवं प्रायद्वीपी के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। फिर अब आप देखो इसकी विशेषताएं आप लिखेंगे। विशेषताएं, मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है और यह वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर असमान वितरण, भारत में वर्षा का प्रादेशिक वितरण असमान है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है तथा पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी जो जम्मू कश्मीर में सबसे कम वर्षा होती है। फिर अनिश्चितता, इसमें आप देखो भारत में मानसून वर्षा समय के अनुसार एकदम अनिश्चित है, कभी मानसून पवनें समय पर आ जाती हैं तो कभी देरी से आती हैं। अगला आप देखो पर्वतीय वर्षा, तो भारत में मानसून पवनें ऊंचे पर्वतों से टकराकर भारी वर्षा करती हैं, परंतु पर्वतों के विमुख ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण शुष्क रह जाते हैं। अगला है आपका देखो संदिग्ध वर्षा, भारत के कई क्षेत्रों की वर्षा संदिग्ध है, यह जरूरी नहीं है कि वर्षा हो या न हो। फिर है यहाँ पर आप देखो अंतरालता, तो यहाँ पर आप देखो कभी कभी वर्षा लगातार न होकर कुछ दिनों या सप्ताह के अंतर पर होती है। तो क्लास 9th अब आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।